प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियां सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए, प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए और जुडिशियल सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो सिविल सेवा में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, प्रांतीय सिविल सेवाओं में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जुडिशियल सेवाओं में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जुडिशियल सेवा में कोई भी जुडिशियल सेवा आप ले लीजिए, संविधान तो पूरा पढ़ना होता है और उसी संविधान में 12 अनुसूचियों का विधान किया गया है। 12 अनुसूचियां संविधान के 22 भागों और 395 अनुच्छेदों से अलग है। हालांकि अब 395 अनुच्छेद जो हुआ करते थे उसमें से अनेक आर्टिकल्स में बहुत सारे नए भाग जोड़े गए हैं, इसलिए गिनती में उनके सब पार्ट्स को भी जोड़ लिया जाए तो उनकी संख्या 395 से ज्यादा हो जाती है। लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि आज भी संपूर्ण अनुच्छेदों की संख्या 395 से ज्यादा नहीं है और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर कहें तो इसे बदला भी नहीं जा सकता। इसमें किसी आर्टिकल में नए सब आर्टिकल्स जोड़े जा सकते हैं, इससे उनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ना तो 395 से ज्यादा आर्टिकल उसमें बढ़ाए जा सकते हैं और ना ही कम किए जा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जो आर्टिकल समाप्त कर दी गई है उसके आगे लिख दिया गया रिपील, निरसाती, यानी उसे निरस्त कर दिया गया है, वह फंक्शन में नहीं है। इसका मतलब यह है। तो इन अनुच्छेदों और संविधान के 22 भागों से इतर कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं, उनको अनुसूचियों में रखा गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 अनुसूचियां हैं और अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग विधान है। हालांकि मूल संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियां ही थीं, लेकिन आगे चल करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और इस प्रकार से अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। आइए हम देखते हैं कि आखिर वह कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, उन पहलुओं पर हम लोग चर्चा करें। आपकी स्क्रीन के सामने यहां दिख रहा है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में अनुसूचियां या संविधान की अनुसूचियां। प्यारे दोस्तों, संविधान की अनुसूची नंबर 1 में बात की गई है कि भारत में राज्य होंगे और यूनियन टेरिटरीज होंगी। इन दोनों को मिलाकर के भारतीय संघ का निर्माण होगा, ऐसा अनुसूची 1 में कहा गया है। दूसरी अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत में मुख्य मुख्य पद कौन से हैं, किनके मुख्य मुख्य पदों का प्रोविजन है जो हायर लेवल पर है, वो दूसरी अनुसूची में बताया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, प्रोविजंस एज टू द प्रेसिडेंट, यानी भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। उसके अलावा
पार्ट ए में गवर्नर्स ऑफ स्टेट हैं, यानी प्रत्येक स्टेट के गवर्नर्स होंगे। पार्ट बी रिपील कर दिया गया है। देखिए इस प्रकार से ये फंक्शन में नहीं है। पार्ट सी में ये कहा गया है कि जितने भी, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, यानी हाउस ऑफ द पीपल होगा। हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, उसी प्रकार से राज्यों की विधानसभाओं में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। जिस प्रकार से अपर हाउस में यानी राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा, उसी प्रकार से अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा। इस तरह की व्यवस्था पार्ट सी में की गई है। पार्ट डी में यह कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस होंगे और उनकी नियुक्ति वगैरह किस प्रकार से होगी उसकी बात। पार्ट ई में कह दिया गया है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, यानी भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये आपके अनुसूची 2 में बताया गया। अनुसूची 3 में यह बताया गया है कि कौन सा अधिकारी किस प्रकार का शपथ करेगा, प्रतिज्ञान करेगा, यानी किस प्रकार से वो शपथ करेगा, उसकी शपथ का प्रोफार्मा क्या होगा। राष्ट्रपति के शपथ और संसद सदस्यों के शपथ के प्रोफार्मा में अंतर होता है। तो क्या प्रोफार्मा होगा, किस प्रोफार्मा में वह शपथ लेगा, यह 3rd शेड्यूल में बताया गया है। 4th शेड्यूल में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी, इनका अलोकेशन कैसे होगा, ये सारी बातें 4थी अनुसूची में बताई गई है। फिर आता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में प्रोविजन किए गए हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर अनेक राज्यों में शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, उनका कंट्रोल कैसे होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। लेकिन इनमें कुछ राज्यों को छोड़ा गया है। इनमें जिन राज्यों को छोड़ा गया है वह राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उन्हें छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि वास्तव में इसका प्रोविजन 6ठी अनुसूची में किया गया है। इसीलिए इन राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ करके बाकी राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे, उनके प्रशासन के संदर्भ में, उनके एरिया के कंट्रोल के संदर्भ में 5वीं अनुसूची में बात की गई है। शेड्यूल्ड एरियाज होंगे कौन, इसकी भी बात की गई है। कैसे इनका निर्माण होगा, इसकी भी बात की गई है। और उस क्षेत्र में गवर्नर का क्या अधिकार होगा, प्रेसिडेंट का क्या अधिकार होगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट का क्या अधिकार होगा, इसका भी जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद में हम पहुंचते हैं 6ठी अनुसूची में। जो बातें अभी हम 5वीं अनुसूची के लिए कर रहे थे, वही बातें अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रों के लिए
शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के बारे में बात की गई है। यानी छठी अनुसूची में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बात की गई है, लेकिन वह स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में। फिर उसके बाद में हम 7वीं अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी को कहते हैं हम स्टेट लिस्ट, और तीसरी को हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब संघ सूची। संघ सूची का मतलब यहां है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम्स, हेड्स हैं, मदे हैं, जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, संघ कानून बना सकता है, उसे इंप्लीमेंट कर सकता है। दूसरी लिस्ट में स्टेट लिस्ट आती है, राज्य सूची। किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें स्टेट लिस्ट में काउंट की गई हैं। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, इसीलिए इसे समवर्ती सूची कहा गया। उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में ये बात कही गई है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं मान्य भाषाएं हैं, जिनको बोला जा सकता है, जिनको ऑफिशियली यूज किया जा सकता है। ऐसे में कुल 22 भाषाएं आज भारतीय संविधान में लिस्टेड हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, यानी शेड्यूल 8 में शामिल है। हमने एक बताया था अभी आपको कि 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई ताकि संसद अगर कोई कानून बनाए और वह चाहती है कि जुडिशरी उस पर जुडिशियल रिव्यू ना करे, यानी न्यायिक पुनरावलोकन ना करे, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 9th शेड्यूल बनाई गई थी कि जो सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में रख दिए जाएंगे उस पर जुडिशरी सुनवाई नहीं कर सकती। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना और कहा यह मूलभूत ढांचे का विरोध है, इसलिए अब जो मुद्दे हैं अगर 9th शेड्यूल में डाली जाती हैं तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। उसके बाद में आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में सदस्यों, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों और सांसदों को के लिए प्रोविजन है कि अगर वह किसी पार्टी से जीत करके आते हैं और वो पार्टी से भिन्न पार्टी का समर्थन करते हैं, उस पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी। हालांकि इसके लिए प्रोविजन है कि अगर उस पार्टी को छोड़ करके 1/3 पार्ट बाहर जाता है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। यानी इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात की गई है, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें होती हैं, पंचायतों के क्या पावर होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कैसी शक्तियां होंगी उनकी, इन सब के बारे में 11th शेड्यूल में प्रोविजन किया गया। और फिर राज्यों से कह दिया गया कि वो अपने अपने राज्यों के लिए पंचायत कानून पास करें। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास हो चुका है और उसी के तहत पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतें होती हैं, जैसा कि यूपी में 3 स्तर की पंचायतें हैं, एक ग्राम सभा के स्तर पर, एक ब्लॉक के स्तर पर और एक तीसरा जिला स्तर पर, जिसको हम
ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। कहीं 2 स्तर की भी पंचायतें हैं। बंगाल में 4 स्तर की पंचायत भी है। इन तीनों नामों के अलावा वहां अंचल पंचायत भी है, इसलिए वहां 4 हो जाती है। तो इस तरह से राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अपना पंचायती राज अधिनियम पास करके अपने राज्य में पंचायत की व्यवस्था करें। फिर उसके बाद में 12th शेड्यूल आता है, 12वीं अनुसूची आती है। 12वीं अनुसूची में जो कस्बे हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, वहां पर म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाएं कैसे बनेंगी, उनकी शक्तियां कैसी होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होंगी, उस तरह की बातें की गई है। तो इस तरह से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं कि उनका गठन कैसे होगा, उनका चुनाव कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनको किन किन मामलों पर काम करने का अधिकार होगा। ये सारी बातें 12वीं अनुसूची में दी गई। बच्चों, ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए और हमेशा इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।